हेलो वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखिए कि हम लोगों ने आपका जो 2016 का एमसीक्यू का 1 से 10 तक वो अपलोड कर चुके थे। हिंदी में भी कर चुके हैं, इंग्लिश में भी कर चुके हैं। तो ये भी एमसीक्यू जो आपका 11 से 20 होगा, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो आपका हिंदी में रहेगा, मतलब हिंदी मतलब इंग्लिश में रहेगा। तो आज हमारे जो 11 से 20 के जो 10 क्वेश्चन बचे उनको हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एमसीक्यू का 21 से 30 बचेगा, वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट जर्नी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच मिनरल इन द ग्रुप वन विद द कॉरस्पॉन्डिंग सिलिकेट स्ट्रक्चर इन ग्रुप। मैंने आप लोग को बार बार बताया कि जो सिलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं उसको कम से कम आप अच्छे से याद कर डालिए। तो आप इसको चाहे तो किसी अच्छी सी बुक से पढ़ जाइए, नहीं तो अगर आप इसको विकिपीडिया से भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, विकिपीडिया में भी काफी अच्छा दिया गया। तो चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंथोफिलाइट का क्या मतलब है, यहाँ पे आप समझिए। एंथोफिलाइट ये आपका फॉर्मूला दिएगी, ये आपका एम्फीबोल है, मिनरल है, जो कि डबल चेन सिलिकेट में आता है। तो हमका हमारा आपका आई का हमारा आर हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर हो गया, ये आपका आई का आर हो गया। तो इसमें ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, ये आपका ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। फिर हेडिमबर्गाइट क्या है, CaFeSi2, ये आपका आयरन रिच मिनरल है जो कि पायरोक्सिन ग्रुप में आता है और ये सिंगल चेन है। तो आपका आई का आपका क्या हो गया, सिंगल चेन एस हो गया। तो ये दोनों अब भी आपका ए और सी में ही चल रहा है। और कॉर्डिराइट आपको जो होता है MgFe2Al3Si5A2 इज अ मैग्नीशियम आयरन रिच एल्यूमिनियम साइक्लोसिलिकेट है। ये आपको जो साइक्लोसिलिकेट है आपका आई का थर्ड में हो गया, थर्ड का पी में हो गया। तो थर्ड का पी आपका सी हो गया, तो ऑप्शन तो आपका सी हो गया। अगर आपको जियोलाइट के बारे में नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको बता दो जियोलाइट आपका टेक्टोसिलिकेट होता है, बहुत सिंपल मिनट होता है। अब आप टेक्टोसिलिकेट के बारे में जो भी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए अच्छे से। और भी मैं कहूँगा जितने भी सिलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं जो दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिए, वो आपको हमेशा काम देंगे। थोड़ा थोड़ा करके जल्दी पढ़िए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका देखिए बहुत अच्छा सा है, ये आपका सेडिमेंटोलॉजी से रिलेटेड। द करंट नेम ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टेड सैंडस्टोन whose framework composition plots at y in the following QFR diagram is। QFR डायग्राम में ये Q है, FI R है, ये क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, ये आपका रॉक फ्रेगमेंट हो गया। अगर आपने यहाँ पे ये डायग्राम कभी भी देखा हो तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि ये जो Y आपका होगा ये आपका सब आर्कोज होगा। तो सब आर्कोज आपका ऑप्शन होगा। ये मिनरोलॉजी से रिलेटेड है, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल इज नॉट ऑब्जर्व अंडर क्रॉस निकोल। क्रॉस निकोल्स की बात करते हैं। पहले हम प्लेन प्लोराइज में देख लेते हैं कि अगर हमारे प्लेन प्लोराइज लाइट है तो उसमें हम क्या क्या प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। उसमें मिनरल को ओपेक और नॉन ओपेक चेक कर सकते हैं, क्रिस्टल शेप एंड हैबिट क्लीवेज चेक कर सकते हैं, कलर एंड प्लेक्रिज्म चेक कर सकते हैं, रिलीफ एंड बिग लाइंस चेक कर सकते हैं। ये क्या होती है मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप क्लेन की बुक को रेफर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रॉस प्लोराइज लाइट में क्या कर सकते हैं। आप उसमें एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी मिनरल के बारे में पता कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कलर के बारे में पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरफेरेंस कलर में आपका क्रॉस निकोल आ रहा है। फिर क्या कर सकते हैं, ट्यूनिंग कर सकते हैं, आप उसमें जोनिंग करते हैं, अनड्यूलिटी एक्सटेंशन कर सकते हैं। इंटरफेरेंस भी हो गया आपका, एक्सटेंशन क्या बचा आपका, प्लियोक्रिज्म हो गया। प्लियोक्रिज्म आपका किसमें होता है, प्लेन पोलराइज में होता है, ना कि ना कि आपका क्रॉस निकोल्स में होता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिनरोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत आसान है। अगर आपको इसको नहीं मालूम इसके बारे में तो ज्यादा परेशान मत होइए। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, पहले आप समझ लीजिए कि 2 2 2 का क्या मतलब है। 2 2 2 का मतलब है 3A2, मतलब 3 एक्सिस ऑफ 2 4 सिमेट्री, मतलब along A एक्सिस, along B एक्सिस एंड along C एक्सिस। तो इन तीनों के along आपका सिमेट्री होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 2 2 लिखा हुआ। 2 एक्सिस ऑफ आपका 3 एक्सिस ऑफ 2 4 सिमेट्री, 2 4 सिमेट्री होगा, 3 एक्सिस होगा। अगर आपको एक्सिस का सिमेट्री नहीं समझ में आती है तो भी आप इसको क्लेन से पढ़ सकते हैं। एक चैप्टर है बहुत अच्छे खूबसूरती से लिखा हुआ, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इन तीनों में ऑप्शन क्या होगा। अगर आप ऑप्शन नॉर्मली देखें आपको नहीं भी मालूम है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये डॉट दोनों सेम है, एक ही तरह है, मतलब एक ही साइड है और वो सॉलिड है। सॉलिड और होलो का क्या मतलब है समझिए। बाय कन्वेंशन सॉलिड डॉट इंडिकेट्स अ फेस अबव द प्लेन ऑफ द स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन व्हाइल अ होलो डॉट इंडिकेट अ फेस बिलो द प्लेन ऑफ स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन मुझे ये समझ में आया कि इसमें जरूरी नहीं कि आपको सब याद होना चाहिए, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है भी तो आप ट्रिक लगा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों सॉलिड एक साइड पे, यहाँ पे भी सॉलिड एक साइड पे, यहाँ पे भी सॉलिड एक साइड पे। यहाँ पे सॉलिड और होलो अलग अलग है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, भले ही आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप कॉर्नेलियस क्लीन की मैनुअल ऑफ मिनरल साइंस की बुक ले सकते हैं, इसके पर्टिकुलर पेज 201 को रेफर कर सकते हैं। ऑप्शन मेरा सी हो गया।
यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये स्टैटिस्टिकल जॉइंट से रिलेटेड है। एक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप या तो डेविस की बुक को रेफर कर लीजिए, या आप सेनगुप्ता या फिर आप घोष सर की बुक को रेफर करिए, किसी की भी अच्छी बुक को रेफर करेंगे तो इनका सिर्फ डिफिनेशन आपको पता करना है और कुछ नहीं पता करना। सबसे पहले अगर ऑप्शन इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, जो मशरूम होता है, मशरूम फोल्ड होते हैं, वो निगेटिव इंटरलिंक एंगल शो करते हैं। तो हमारा आपका फोर्थ वाला क्या हो गया, फोर्थ वाला आपका आर हो गया। ये फोर्थ वाला आर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन या तो बी हो गया या तो सी हो गया। अब समझिए कि जो पैरेलल फोल्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मिनिमम थिकनेस पैरेलल टू द एक्सिस सरफेस इज एट हिंज होता है। यहाँ पे समझ लीजिए पैरेलल थिकनेस हो गया, आपका पैरेलल फोल्ड हो गया। इफ डेफिनेशन देखिए, स्ट्रॉन्ग रॉक आर इंटरलेयर्ड विद वेरी वीक रॉक, द स्ट्रॉन्गर लेयर हैव नियरली कांस्टेंट थिकनेस। देखिए कांस्टेंट थिकनेस अराउंड फोल्ड हिंज, तो सबसे कम थिकनेस होता है। तो आपका आई का क्यू हो गया, आपका ये समझ लिया आई का क्यू हो गया। ऑप्शन तो मेरा सही रहेगा, आई का क्यू हो गया। जो शेवरॉन फोल्ड होते हैं उसमें क्या एंगुलर हिंज होते हैं, और जो आपका सिमिलर फोल्ड जो होता है उसमें जो कांस्टेंट थिकनेस पैरेलल टू द एक्सिस होती है, इसीलिए इसका नाम सिमिलर फोल्ड है, क्योंकि वहां पे आपका वो जो लेयर थिकनेस है वो चेंज नहीं होती। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको बहुत ट्रिक्स और टिप नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ आपका डिफिनेशन बेस्ड है। तो डिफिनेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आपके जेम में डिफिनेशन बेस्ड है, कम से कम डिफिनेशन तो आप याद कर लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें आपका ड्रेनेज डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी आती है, या फिर आपका स्ट्रेलर लॉ आपने पढ़ा हो, स्ट्रेलर नंबर और हॉटर स्ट्रेलर नंबर्स के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी जो जब हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो हमारे पास जो दो ब्रांचेस होती है तो उसको हम 1 1 कर देते हैं। जब ये दोनों ब्रांचेस कहीं पे मिलती हैं तो उसको हम 1 1 का 2 कर देते हैं। अब मान लीजिए फिर से यहाँ पे कोई ब्रांचेस है, ये आपके यहाँ मिल रही है, तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये फिर से यहाँ पे ये 2 हो जाएगी, फिर ये 2 2 यहाँ पे चल रही है, तो ये आपकी 3 हो जाएगी। एक काउंटिंग बढ़ता जाता है। इसको भी अगर आपको पढ़ना है तो आप कोई भी बुक नहीं मिल रही है तो तब भी आप इसको विकिपीडिया से आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप बनाया, यहाँ पे ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर ड्रेनेज है, 1 1 1 1। तो ये जब मिलेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर बनाएंगे, 2 2 2। जब ये मिलेंगे तो आपके थर्ड ऑर्डर बनाएंगे, और ये थर्ड ऑर्डर मिलकर ये फोर्थ ऑर्डर बनाएगा। तो यहाँ पे हमारी फोर्थ ऑर्डर कितनी हुई, सिर्फ एक मिली है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड ऑर्डर कितनी है, 1 2 3 4 5 6। थर्ड ऑर्डर कितनी है, 1 2, और फोर्थ ऑर्डर कितनी है, 1। तो मेरा ऑप्शन ए हो गया 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टेम्परेचर कैन इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे टी वेरी कर सकता है, ऊपर या नीचे जा सकता है, और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, ये आप याद रखिए। ये बोला गया, हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एक्सुमेशन बाय इरोजन क्या होता है, देखिए एक्सुमेशन का मतलब होता है कि आपका इसमें प्रेशर भी घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है पहले वाले में। बरियड बाय सबडक्शन, आप सबको मालूम कि जो बरियड बाय सबडक्शन होता है, जब सबडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बरियड बाय अंडर थ्रस्ट, अब ये भी अंडर थ्रस्ट भी देखिए, इसमें क्या होता है कि इनमें प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ता है जियोलॉजिकल में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होता है, इंट्रूजन बाय बैथोलिक। इंट्रूजन जब आप जानते हैं कि कोई भी मैग्मा, ये हमारा है, कोई भी मैग्मा जब यहाँ पे आता है तो ये टेम्परेचर इतना तेज बढ़ा देता है पर्टिकुलर डेप्थ पे। मतलब पर्टिकुलर डेप्थ का मतलब क्या है, ये जो आपकी डेप्थ होगी ये कांस्टेंट होगी और टेम्परेचर बढ़ गया, तो हमारी पहली कंडीशन को ये सॉल्व कर देता है। तो ये क्या है, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टेम्परेचर कैन इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर इन केस ऑफ इंट्रूजन ऑफ बैथोलिक। इसको आप कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। Moving to the next question, choose the correct chronological order from the oldest to the youngest for the following stratigraphic sequence। ये आपका कम से कम आप लोग शुरुआत के आर्कियन हो गया आपके, और आपका सिंहभूम और क्या कहते हैं विंध्यन हो गया, ये सब का स्ट्रेटिग्राफी कम से कम याद कर लीजिए। जितना याद कर सकते हैं उतना तो याद करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका जैसे देख लेते हैं यहाँ पे सरगुर ग्रुप जो आपका है क्यू वाला, पहले आपका क्यू आता है, फिर आपका चित्रदुर्गा ग्रुप आता है जो कि आपका पी हो गया, फिर आपको पता है अजबगढ़ ग्रुप सबसे यंगेस्ट है तो ये लास्ट हो गया, और जो उदयपुर ग्रुप है, उदयपुर ग्रुप अरवाले ग्रुप में आता है तो ये थर्ड हो गया। तो आपका हमारा सीक्वेंस क्या बना, क्यू पी और एस एन आर। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, क्यू पी एस एन आर, तो ए हो गया मेरा ऑप्शन, ये हो गया। इसको भी धीरे धीरे याद करने की कोशिश कीजिए, एक बार की नहीं याद होगा मगर फिर भी आपको कोशिश करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। आपका क्यू ए एफ पी का अगर आपको याद हो, ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना के रखा है, ये भी मैंने विकिपीडिया से ही लिया है, कोई बहुत बड़ी चीज से नहीं लिया। क्यू ए पी हो गया आपका क्वार्ट्ज, एल्कली फेल्डस्पार और प्लेजियोक्लेस। तो ये पोर्शन जो आपका 20 to 60 के बीच में ये टोनालाइट कहलाता है। तो एक्स मेरा टोनालाइट हो गया, तो एक्स मेरा टोनालाइट हो गया।
और y आप देख लें, y कितना, y करंट का 60 to 20 और 65 to 10 है, तो ये 10 to 65 और 60 to 20, तो मेरा ये ग्रेनाइट है और y इज माई ग्रेनाइट, तो ऑप्शन मेरा सी हो गया। बहुत ही सिंपल था, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से देखते हैं और आप सबको समझ में आएगा। देखिए जब भी कोई चीज क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं और उसका मतलब क्या है। यहाँ पे आपको स्केल दिया गया, तो स्केल का क्या फायदा होने वाला वो हम देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये आपका 5 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे क्यू है, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप कर देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। अब इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है और ये भी 6, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये भी 6 पे है, ये भी 6 पे। इन नंबर ऑफ किलोमीटर्स की बात करें, मतलब पॉइंट जो है आपका ये भी 6 पे है और इसका भी जो पॉइंट है आपका ये भी 6 पे। क्यों किया मैंने आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द डाइवर्जेंट, यहाँ पे प्लेट बाउंड्री डाइवर्ट एक दूसरे से दूर जा रही है, विद एरो इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ द प्लेट मूवमेंट इज गिवन बिलो। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ओके, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर पॉइंट्स P एंड Q। पॉइंट P, Q, R एंड S के लिए कौन सा पॉइंट सही नहीं है, एक एक करके देखते हैं। द रॉक एट P एंड S हैव द सेम एज। P और S में सेम एज है, क्यों होगी, ये देखिए कि दोनों की जो पॉइंट्स हैं सेम है, तो सेम डिस्टेंस पे है, अगर सेम डिस्टेंस पे है तो उनकी एज भी सेम होगी। द रॉक एट S आर ट्वाइस एज ओल्ड एज दूर और एट R। R देखिए 3 पे, ये 6 पे है, तो इसका मतलब इसकी एज अगर 3 है तो इसकी एज 6 है, तो दुगनी हो गई, तो ये भी हो गया। द एज ऑफ रॉक एट Q, यहाँ से स्टार्ट हुए तो Q की एज क्या होगी, 0 होगी, सिंपल सी बात है। द एज ऑफ द रॉक डिक्रीजेज, आपको पता है जैसे ही हम मिड इकोनॉमिक रीजन से जो प्लेट से अगर हम दूर जाते हैं तो एज इंक्रीज करती है ना कि डिक्रीज करती है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज लिखी हुई है बट मैंने समझाने के लिए आपको बहुत अच्छे से बता दिया, तो ऑप्शन मेरा डी हो गया। इसी के साथ हमारे ये आपके 10 MCQ जो थे 2016 के कंप्लीट होते हैं हम दो, और उसके बाद 21 से 30 वाले भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम होती है मुझको लिखते रहिए। बहुत कम समय बचा है, जितनी जल्दी हो सके और ज़्यादा पढ़िए और अपने आप को और प्रेशर मत दिए ज़्यादा, बट फिर भी पढ़ाई करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और ये एग्जाम खत्म होने के बाद रिलैक्स मत होइए, आगे के एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। तो अभी तक के लिए इतने, मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू।